चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चीन जंग की तैयारी कर चुका है। एलएसी के करीब अपने बम वर्षक विमानों से लेकर टैंकों की खेप तैनात कर चुका है। गलवान में हिंसक झड़प के बाद से ही हम यही कहते रहे हैं। क्यों कहते रहे, इसका एक और प्रमाण सामने आ चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। जिसका अंदेशा था वही हुआ है। गलवान में गद्दारी के 75 दिन बाद माओ की संतानों ने एक बार फिर गुस्ताखी की है। लद्दाख में एक बार फिर चीन ने अपनी हद लांघी है। टैंकों और तोपों के साथ चीन की सेना ने हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ऐसा ही हुआ था आधी रात को, जब लद्दाख की सरहद में पेंगोंग लेक के किनारे एक बार फिर चीनियों की धूर्तता और मक्कारी के गवाह बने। आधी रात को चीनी चांडालों की चौकड़ी सांप की तरह 3 जगह से हमारी सरहद में घुसने लगी थी। टैंकों और तोपों का जखीरा साथ लिए। तारीख 29-30 अगस्त की दरमियानी रात। जगह पेंगोंग लेक, लद्दाख। गलवान से भी खतरनाक ब्लूप्रिंट तैयार था। रेड आर्मी को बीजिंग से पूरा कमांड मिल चुका था, लेकिन हमारे शूरवीर चीनियों को उनकी औकात बताने के लिए पूरी तरह तैयार थे। बात हुई, लेकिन चमगादड़ चीनी चांडाल बातचीत से कहां मानते हैं। इसलिए गलवान के गर्दन तोड़ प्रहार के बाद इस बार चीनियों को मार मार के खदेड़ दिया गया। आधी रात को सरहद पर हुआ क्या था, पहले ये जानिए। आधी रात को चीनी फौजियों ने चुपचाप हमारी सरहद में घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें चीन के 200 से ज्यादा जवान और टैंक शामिल थे। हमारे जवानों को चीनियों के मंसूबों का पता चल गया, जिसके बाद चीनियों को वापस खदेड़ दिया गया। कितनी बार चीनी पिटेंगे, फिर भी होश में नहीं आएंगे। लेकिन इस बार भी माओ के मुल्क के जल्लादों को बड़ा सबक मिला है। चीनी समझ रहे थे रात होगी, अंधेरा होगा, साजिश कामयाब हो जाएगी। ड्रैगन की नस्लों को कहां पता था कि शंघाई के सियारों के छल में छेद हो चुका है। गलवान में गद्दारी से पीठ में खंजर घोंपने वाले चीनियों के सिर पर आक्रोश का बारूद बरसने को तैयार है। ऐसा ही हुआ, लेकिन सवाल बरकरार है। सवाल यह है कि झड़प कहां पर हुई। ये पेंगोंग लेक है। सुर्ख नीली झील, सलेटी पहाड़, सफेद रेत पूर्वी लद्दाख में पड़ती है। करीब 4300 मीटर की ऊंचाई पर इसी झील के बीचों बीच हमारी और चीन की सरहद यानी एलएसी गुजरती है। झील करीब 135 किलोमीटर लंबी है। करीब 45 किलोमीटर पश्चिमी भाग हमारे देश के पास है। बाकी के 90 किलोमीटर के इलाके पर चीन का कंट्रोल है। सुर्ख नीले आब को सीने में समेटी इसी झील के किनारे लाल सेना की साजिशें परवान चढ़ती हैं। एलएसी पर जो आक्रोश है, उसकी चिंगारी सबसे पहले यहीं पर भड़की थी। 5 मई को चीनियों ने डेरा जमाया था, जिन्हें रात भर समझाने के बाद सुबह खदेड़ दिया गया। फिर गलवान हुआ और अब फिर पेंगोंग के किनारे पर चीनियों को मार पड़ी। भारत और चीन के बीच मई के महीने से एलएसी पर तनाव है। इसके बाद जून में गलवान की झड़प हो गई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। फिर बातचीत हुई, जिसके बाद चीनी अपनी पाप की गठरी उठाकर गलवान से पीछे हटे। लेकिन एलएसी पर अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां से चीनी पीछे नहीं हटना चाहते। दौलत बे, गोल्डी और पेंगोंग लेक से पीछे जाने में चीन आनाकानी करने लगा। खासतौर से पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन ने नए टेंट और बैरक बना लिए। झील के उत्तर में बंजर पहाड़ियां हैं। लोकल भाषा में इन्हें छांग छेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही फिंगर्स कहा जाता है।
जिस जगह मैं चल रहा हूं ये फिंगर 4 का इलाका है, जहां पर मई के महीने में चीन ने अपनी लोकेशंस में यहां पर घुसपैठ कर ली थी और अब यहां पर ये कोशिश कर रहा है कि यहां के इलाकों से पीछे ना जाए, यानी फिंगर 4 के इलाकों के आसपास वो रिजिस पर बना हुआ। और इसके अलावा 29 तारीख को चीन ने जहां पर घुसपैठ की वो इसी के साउथ का इलाका है, यानी साउथ का इलाका, यानी ये जो इलाका है फिंगर 4 का, सारी फिंगर्स का इलाका, ये नॉर्थ का इलाका पड़ता है और इसी के पास इसने इसके साउथ एरिया के अंदर उसने डिप्लॉयमेंट कर दी और उसका मकसद था कि चुशूल के इलाकों के अंदर भी इसी तरीके की सिचुएशन को पैदा कर दे जो उसने फिंगर 4 के इलाके में पैदा की। यानी इन रिजिस के ऊपर, इन फिंगर 4 के रिजिस की तरह ही वहां पर चुशूल की पहाड़ियों पर भी अपनी पोस्ट बना ले, परमानेंट पोस्ट बना ले और इसके लिए उसने 29 तारीख को 200 से ज्यादा सैनिक, अपनी हैवी इक्विपमेंट, अपने व्हीकल्स को वहां डिप्लॉय किया और इसके बाद उसकी कोशिश ये थी कि इन पूरे इलाकों की यथास्थिति को बदल दे, यानी स्टेटस को बदल दे। हालांकि भारत के सोल्जर्स ने, भारतीय इंडियन आर्मी को यह बात पहले से पता थी, हमारे सर्विलेंस और इंटेलिजेंस लगातार इसके बारे में बता रहे थे और यही वजह है कि भारत ने चीन से पहले पहुंचकर उन चोटियों के ऊपर ना सिर्फ चीन को रोका बल्कि अपनी मोबिलाइजेशन को वहां पर और ज्यादा मजबूत कर लिया। लद्दाख की फिंगर 5 पर चीन ने अपना डेरा जमा लिया, जबकि पहले हमारी फौज फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी क्योंकि ये हमारा इलाका है। ठीक उसी तरह जिस तरह पेंगोंग का करीब 40 किलोमीटर हिस्सा हमारा है, लेकिन चीन में चीनियों ने आधी रात पेंगोंग लेक के किनारे 1-2 नहीं बल्कि 3 जगह पर घुसपैठ की कोशिश की, जिसे तीनों जगह नाकाम कर दिया गया। जिस तरह से एलएसी के करीब चीन लगातार अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा था, उससे चीन की मंशा पर सवाल पहले से ही उठ रहे थे। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि चीन भरोसे के काबिल है ही नहीं। जंगी जुनून में जहनी तौर पर बहुत बीमार हो चुके चीनियों की चंद दिनों की करतूतें देखिए। एलएसी के करीब अपने बॉम्बर तैनात किए, अक्साई चिन में टैंकों का जखीरा जमा किया, इसके बाद एलएसी के करीब 40,000 जवानों को भी तैनात कर दिया। चीन ने पेंगोंग लेक के किनारे नए टेंट बनाए और अरुणाचल से सटे बॉर्डर के 96 गांव खाली कराए। ये हालात तब हैं जब गलवान में झड़प के बाद करीब 15 राउंड की बातचीत हो चुकी है। कमांडर लेवल की कई मीटिंग तो 14 घंटे तक चली। पेंगोंग में झड़प के बाद भी मीटिंग हुई, लेकिन चीन बातों से मानने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो चीनियों की अक्ल कब की ठिकाने आ चुकी होती। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। चीन अगर वापस नहीं लौटता है तो हमारे पास क्या विकल्प हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। सरकार शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाना चाहती है। रक्षा से जुड़े लोगों का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकना है। अगर एलएसी पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती हैं, तो सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। चांडालों की अति के अंत का यही अंतिम विकल्प है, क्योंकि बात से बात बनती तो देश की फौज के सबसे बड़े सेनापति को इतनी बड़ी बात नहीं कहनी पड़ती। सीडीएस बिपिन रावत ने जो कहा वही सार्वभौमिक सत्य है। चीनियों को न सुधरना है, ना ही सुधरेंगे। इसीलिए बातों का स्वांग कर साजिश करने वाले चीनियों के दिमाग की सर्जरी का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। पेंगोंग में चीन की साजिश के बाद देश की तीनों सेनाएं वॉर अलर्ट मोड पर हैं। लद्दाख के एलजी ने गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की। श्रीनगर लेह हाईवे पर आम ट्रैफिक रोक दिया गया है। हाईवे पर सिर्फ आर्मी की गाड़ियों के मूवमेंट की इजाजत है। सीमा पर तनाव के मद्देनजर एयरफोर्स भी तैयार है। एयरफोर्स के अवंतीपुरा और अंबाला एयरबेस को अलर्ट जारी किया गया है। चीनी सेना ने पेंगोंग झील और देपसांग के इलाके में एलएसी के पार हमारे मुल्क में घुसकर अपना कब्जा मजबूत कर लिया है। जिनपिंग के शागिर्द इन इलाकों को छोड़ने से साफ इनकार कर रहे हैं।
के खिलाफ किस तरह की सैन्य कार्रवाई की जा सकती है, वो कौन सा सैन्य विकल्प हो जो चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। इससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या मौजूदा हालात में जंग लड़ने का जोखिम उठाया जा सकता है। इन सवालों के जवाब भविष्य में कैद हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन की हरकतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। देखिए किस तरह से चोरी और फिर सीनाजोरी करने पर तुला हुआ है चीन। गोले बरसाते टैंक और आग उगलती बंदूकें, ये महज तस्वीरें नहीं हैं। ये सबूत है कि पेंगोंग में साजिश नाकाम होने के बाद बीजिंग के लाल सुल्तान के शागिर्द किस कदर बौखला गए हैं। गलवान के बाद जिस तरह चीन लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता रहा, उसी तरह पेंगोंग के किनारों से चीनियों की बेआबरू होकर रुखसती के बाद चमगादड़ खोर चीनी तमाशा दिखाने लगे हैं। चीन की तरफ से जारी ये वीडियो गोबी रेगिस्तान का है, जहां पीएलए ने वॉर एक्सरसाइज की। इतना ही नहीं, चीनी फौज ने अक्साई चिन में अपने बेस पर सबसे खतरनाक बॉम्बर तैनात कर लिया है। चीन ने एलएसी के करीब H-20 बॉम्बर को तैनात किया। H-20 सबसोनिक स्टेल्थ बम वर्षक विमान है। 200 टन वजनी ये बॉम्बर 45 टन पे लोड ले जा सकता है। यूं तो एलएसी के करीब चीन के काशगर और होटान एयरबेस पर पहले से ही चीन के कई लड़ाकू विमान तैनात हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब चीन के सबसे ताकतवर बम वर्षक लड़ाकू विमान को सरहद के करीब लाया गया है। खास बात यह है कि H-20 बॉम्बर ताकतवर सुपरसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल से हजारों किलोमीटर दूर किसी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। 7 दशक पहले कम्युनिस्ट चीन के वजूद में आने के बाद से ही माओ के मुल्क की विस्तारवादी नीति रही है। माओ से मिली जमीन खाने के हुनर को जिनपिंग तक बदस्तूर निभाते रहे हैं। चीन का नक्शा अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको 2 शहर दिखाई देंगे। हम आपको नक्शा दिखा रहे हैं, देखिए ये चीन का नक्शा है, इसमें 2 शहर आपको दिखाई देंगे, हेही और तेंगचोंग। कहने को तो ये दोनों जगह एक दूसरे के विपरीत छोर पर है, एक तरफ हेही है तो दूसरी तरफ तेंगचोंग है, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींच ली जाए तो चीन का सदियों पुराना पाप सामने आ जाता है। ये लाइन आज के चीन को 2 हिस्सों में बांटती है। पूर्वी हिस्से में चीन की 94% आबादी है और असली चीन यही है। पश्चिमी हिस्से में चीन की जितनी जमीन आपको नजर आती है, यह धरती का वो हिस्सा है जिसे चीन ने छल कपट से कब्जा कर लिया है। दशकों तक दुनिया इसे चीन का मामला मानती रही। हम भी खामोश थे क्योंकि संसार में शांति की कामना हमारी हजारों साल पुरानी विरासत रही है, लेकिन चीन की धूर्तता हद पार कर चुकी है। सरहद पर नाकाम साजिश के बाद चीन कैसे धमकी देने पर उतर आया है, आप खुद देखिए। गलवान के बाद पेंगोंग में चीनियों को मार पड़ी तो जिनपिंग के शागिर्दों का हलक सूख गया, क्योंकि गलवान में गद्दारी के बाद से ही हमारे जवान चौकन्ने हैं और चीनियों की हर साजिश नाकाम हो रही है। जिस तरह गलवान के बाद चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिव हो गई थी, उसी तरह पेंगोंग में पस्त होने के बाद बीजिंग के हालात हैं। अब चीन धमकी देने पर उतर आया है। चीन की फौज की हेकड़ी देखिए। चीन के सैनिकों ने एलएसी क्रॉस नहीं की, बल्कि इंडियन आर्मी ने एलएसी पार की। ये उकसाने वाली कार्रवाई है। भारतीय फौज समझौते का सम्मान करते हुए पीछे जाए। चोरी और फिर सीनाजोरी इसी को कहते हैं, यानी खुद घुसपैठ की और फिर खुद ही धौंस जमाने लगे। इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने भी अपने कायर कर्नलों की तरह ही सफेद झूठ बोलने में देर नहीं की। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है। झूठ, फरेब और मक्कारी से माओ के वारिसों का पुराना वास्ता है। गलवान की झड़प के बाद ये बात कई बार सामने आ भी चुकी है। आपको याद होगा, गलवान की झड़प के बाद चीनी अपनी सैनिकों की मौत के बारे में सही आंकड़ा दुनिया को नहीं बता रहे थे। चीन ने इसको लेकर कई बार झूठ बोला, लेकिन झूठ को कितने भी पर्दों में रखो, सच सामने आ ही जाता है। और अब
सच दुनिया के सामने आ चुका है, जिसका साक्षात प्रमाण भी अब सामने है। इस एक तस्वीर ने 15 जून की रात का सारा सच बयां कर दिया है। ये चीन के 36 सैनिकों की कब्र है। वही 36 सैनिक जो 15 जून की शाम तक जिंदा थे, लेकिन गलवान में घुसपैठ की कीमत इन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हिंदुस्तानी वीरों ने सिर्फ लात घूसों से ही सुपर ट्रेन्ड आर्मी के जवानों के प्राण पखेरु उड़ा दिए। इस सामूहिक कब्र पर भारत से क्लैश की बात लिखी है और मैंडरिन भाषा में चीन के जवानों के नाम भी लिखे हैं। सूत्रों का दावा है कि गलवान कांड में इन 36 के अलावा भी चीन के कई और सैनिक मारे गए हैं, जिन्हें चीन ने चुपचाप तिब्बत के पठारों में दफना दिया। छोटी छोटी घुसपैठ करके चीन वक्त भी जाया कर रहा है और अपने सैनिक भी। हिंदुस्तान का सब्र टूट चुका है। चीन के धोखे का परमानेंट इलाज जरूरी हो गया है। पहली बार कुटाई और दूसरी बार पिटाई। चीन ने 75 दिनों में गलवान साजिश से त्रिशूल साजिश तक का सफर जिस चालबाजी और कायरता से किया है, वो यकीन दिलाता है कि ड्रैगन लैंड में बारूद बरसाना ही आखिरी विकल्प है। एलएसी पर सरहद तय न होने की वजह से टकराव पहले भी हुए हैं। 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान चीन ने हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। इसी तरह 2005 में एलएसी पर तनाव के हालात में चीन की फौज का फाउंडिंग डे रद्द कर दिया गया था। तब प्रणब मुखर्जी देश के रक्षा मंत्री थे, जिन्हें लेकर आज दुखद खबर आई है। देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। 84 साल के प्रणब मुखर्जी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी समेत देश की सभी शख्सियतों ने दुख जताया है। देश की सियासी नब्ज पर गहरी पकड़ रखने वाले प्रणब मुखर्जी को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाएगा जिनके लिए देश की तरक्की और सरहदों की हिफाजत हमेशा सबसे पहले थी। तारीख गवाह है कि देश की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने वाले हमारे देश के हर नेता ने हमेशा दुनिया में शांति और अमन की कामना की, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक पड़ोसियों ने हमेशा पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। इसीलिए चीनियों को पड़ी मार के बाद पाकिस्तान के नाकाम हुक्मरानों में भी दहशत है। ये रिपोर्ट देखिए। पेंगोंग के किनारों पर चीनियों को सबक क्या मिला? चीन के दत्तक पुत्र पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी अपनी शामत नजर आने लगी। हाल फिलहाल तक एलएसी पर तनाव के बीच चीन से दोस्ती की कस्में खाने वाले पाकिस्तान को अब अपनी सियासी मीनारें ढहने का अंदाजा हो चुका है। हालात यह है कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी में बाजवा के ठिकानों तक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कोर कमांडर्स की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में एलओसी पर तनाव पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर के गांव खाली करा रही है। मीटिंग के बाद बाजवा की इमरान खान से मुलाकात होनी है। सवाल यह है कि झगड़ा तो हमारा और चीन का है, तो फिर पाकिस्तानियों का गला क्यों सूख रहा है? तो इसकी वजह है पाकिस्तान के महापाप का अड्डा पीओके, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। पाकिस्तान को लगता है कि अगर एलएसी पर तनाव बरकरार रहता है तो पीओके में जल्द तिरंगा लहराना तय है। यही वजह है कि इमरान खान और बाजवा एक बार फिर मुजफ्फराबाद तक दौड़ लगाने वाले हैं। पाकिस्तान के खौफ की एक और बड़ी वजह है, मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की रोजी रोटी चीन के रहमो करम पर ही चलती है। ऐसे में अगर जंग के हालात बनते हैं तो जिनपिंग की चौखट पर पाकिस्तान की झोली खाली ही रहेगी। इसी वजह से पाकिस्तान अपने मालिक चीन की चाकरी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वाह, मान गए, गुलाम हो तो ऐसा हो, वरना हो ही नहीं। खान साहब ने सिर्फ बात नहीं की, बल्कि चीन के आगे पूरी तरह नतमस्तक होने का ऐलानिया कबूलनामा कर लिया। वैसे इमरान खान के इस फ्रेंडली राग को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पाकिस्तान जिस तरह का धूर्त मुल्क है, उससे जंग के हालात में जिन्ना के वारिसों के ड्रैगन की नस्लों के पाले में जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। गलवान में हिंसक झड़प के बाद से ही हम लगातार
तथ्यों, तस्वीरों और सबूतों के साथ चीन की हर साजिश से आपको वाकिफ कराते रहे हैं। जाहिर है आपके जहन में भी सवाल आता होगा कि आखिर चीन ही क्यों? देश में कई और भी मुद्दे हैं जिन्हें जिम्मेदार लोगों के सामने लाना जरूरी है। जब हर चैनल पर रिया चक्रवर्ती की ग्लैमरस तस्वीरें दिखाई जाती रहीं, सुशांत को इंसाफ दिलाने के नाम पर रिया चक्रवर्ती के नशे और ड्रग्स के शौक को परोसा जा रहा है। देश के और नशे के ऐसे ऐसे सामान के नाम सामने बताए जा रहे हैं जिन्हें किसी आम इंसान ने सुना तक नहीं होगा। सीबीआई सवाल कर रही है, लेकिन जांच से पहले ही टीवी चैनलों में होड़ मची है। रिया क्या कर रही है, रिया क्या कह रही है और क्यों कर रही थी, इन्हीं को लेकर बहस मुबाहिसों का दौर चलता रहता है। सुशांत देश का होनहार बेटा था, उसकी मौत का सच सामने आना ही चाहिए। हर कोई यही चाहता है, लेकिन आप तय कीजिए कि क्या सिर्फ यही देश का मुद्दा है? क्या 132 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए रिया की कहानी ही मायने रखती है? जरा चंद खबरों को जानिए। कोरोना से देश में अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 80,000 नए मरीज सामने आए हैं। 960 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना की वजह से इकोनॉमी को जबरदस्त झटका लगा है। पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट 23.9% रही है। 40 साल में देश की इकोनॉमी ने पहली बार ऐसी गिरावट देखी है। इस सब का गुनहगार कोरोना वायरस फैलाने वाला चीन है, जिससे हमारे जवान निपट रहे हैं। इसलिए जब तक चीनियों की अति का संपूर्ण अंत नहीं होता है, हम माओ के वारिसों की साजिशों को सबूतों के साथ लाते रहेंगे। परवाह देश की में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।